जय हिंद एवरीवन। मैं हूं आपकी एजुकेटर शालिनी सिंह फ्रॉम स्पेस आईएस। आज हम लोग कवर करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ट्रॉपिकल डिजीज से रिलेटेड एक टॉपिक, साइलेंट पैंडेमिक ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। पीछे से मेरा पेट आवाज कर रहा है तो प्लीज आप लोग उस आवाज को इग्नोर कीजिएगा। टॉपिक है साइलेंट पैंडेमिक ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, पैंडेमिक मतलब महामारी। कैसी महामारी है? एक शांत महामारी है। मतलब एक ऐसी बीमारी है जो बड़े स्तर पे हो रही है लेकिन किसी को उस बीमारी के बारे में पता नहीं है। क्या है ये न्यूज? रैपिडली इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अभी हाल ही में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और अब ये एक नेशनल और इंटरनेशनल रिस्पॉन्स का मुद्दा हो गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। इसका मतलब है जब आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट इवॉल्व होते हैं एक टाइम पीरियड तक और उनको मतलब उनके ऊपर अब कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट को ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिजीज का ट्रांसमिशन है उसका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंसान बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, मैं देखिए, मान लीजिए आज आपको बुखार हो रहा है। ठीक है, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो और एक पैरासिटामोल या डोलो 650 खरीद के खा लेते हो। ठीक, बुखार किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से होता है या वायरस की वजह से होता है। ठीक है, अब आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गया। मतलब वो जो आप दवाई ले रहे हो, बार बार दवाई लेने की वजह से उसके अंदर एक पर्टिकुलर दवाई के प्रति, एक पर्टिकुलर ड्रग के प्रति रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब जब थोड़े टाइम बाद उसने अपने अंदर रेजिस्टेंस ले लिया, थोड़े टाइम बाद क्या हो रहा है, वो दवाई उसके ऊपर असर ही नहीं कर रही है, अब उसे और हार्ड दवाई चाहिए। ठीक है, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। जैसे आपने देखा था ना, पहले मॉर्टिन का ऐड आता था। ठीक है, अब दिखाते हैं ना कि कोई कोई ऐड में दिखाते हैं कि मॉर्टिन के ऊपर ही मच्छर घूम रहे हैं तो एक्स मोड पे लगाइए, फास्ट मोड पे लगाइए। क्या है, उस मच्छर ने उस दवाई के प्रति रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उसने अपने अंदर, किसने, उस बीमारी ने अपने अंदर डेवलप कर ली। अब हम लोग और परेशान हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो प्रतिरोधक क्षमता की वाली जो दवाइयां थी वो काम ही नहीं कर रही हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, हम एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में अंतर समझ लेते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की के लिए हुआ है। ठीक है, मतलब कोई हमने एंटीबायोटिक ली और एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ने उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस ले लिया, मतलब प्रतिरोधक क्षमता अपनी डेवलप कर ली। लेकिन जब हम एंटी माइक्रोबियल की बात करते हैं तो इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट ये सब आते हैं। मतलब ये ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा टर्म है। ठीक है, अब कॉज क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होता है वो डेवलप करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, ताकि वो अवॉइड कर सके एंटीबायोटिक्स को। ठीक, अब मिस यूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक आर लीडिंग कॉज ऑफ दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर हम गलत तरीके से लेते हैं, आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हो, तीन चार तरह की दवाई का कॉम्बिनेशन बना के आपको देता है। ठीक है, लेकिन जब आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाला अगर उतना ही पढ़ा लिखा होता तो डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर्स को दवाइयों की कॉम्बिनेशन पता है। अच्छा, ये पैरासिटामॉल है तो इसके साथ ये वाली एंटीबायोटिक देनी है, इसके साथ ये वाली सब सस्टेंस देने हैं, ताकि वे इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से कभी भी रेजिस्टेंस ना डेवलप कर सके। आजकल का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या हो गया, सीधा मेडिकल स्टोर पे जाइए और दवाई लिखवा कर लेकर आके आप खा लीजिए। अब मेडिकल स्टोर वाला तो इतना पढ़ा लिखा है नहीं, तो वो तो भैया सबसे अच्छी दवाई दे देता है, चाहे उतनी अच्छी दवाई की आपको जरूरत भी ना हो। इसकी वजह से आपके अंदर जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता जा रहा है। ठीक है, आगे अदर अन्य कारण क्या है? साफ पानी नहीं है, सफाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, हाइजीन नहीं है। ठीक है, एनिमल और आदमी दोनों के लिए वॉश नहीं है। मतलब हाथ सफाई से, भैया हम कुत्ते को छू रहे हैं उसके बाद हमने हाथ नहीं धुले, हम खाना खाने लग गए, है ना। भाई आजकल तो घर में पेट रखने का रिवाज है, तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, जो बैक्टीरियल हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से और दिक्कतें बढ़ती जा रही है। इनएडिक्वेट इन्फेक्शन। ठीक है, इलनेस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड फार्म्स। ठीक है, मतलब हम लोग के पास जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो भी उतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से हम इन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के प्रति रोक सके।
ठीक। लैक ऑफ एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी मेडिसिन, भी हम लोग बहुत हाई क्वालिटी मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं ले पा रहे हैं, उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके बारे में हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अगर हम किसी चीज के प्रति जागरूक नहीं है तो क्या होगा, हम उसको मिसयूज करते रहेंगे। अब इश्यू क्या आ रहा है, डिफिकल्टी इन ट्रीटिंग इन्फेक्शन। अगर किसी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ गया और उसके अंदर आप कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ट्रीट करना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले से ही जो वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, उसने अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर लिया ताकि बाहर से आने वाली कोई भी दवाई उसके ऊपर असर ना करे। अब इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, राइजिंग हेल्थ कॉस्ट। अब भाई पहले 10 रुपए की दवाई से काम चल सकता था, 50 रुपए की दवाई से भी काम नहीं चल रहा है। अब हम लोगों को 50,000 की दवाई चाहिए, तो जो हेल्थ कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, हेल्थ में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहे हैं, रिकवरी बहुत लेट हो रही है। ठीक है, अब ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये एक बर्डन क्रिएट कर रहा है किसके ऊपर, कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर। ठीक है, कुछ डिजीज जो कम्युनिकेबल है, भाई खांसी कम्युनिकेबल है। ठीक है, जिसको खांसी आ रही है वो मुंह पे रुमाल रखता है, 2 दिन में उसकी खांसी ठीक हो जाए। अब उसकी खांसी को हो गया 1.5 महीना, वो ठीक ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्टेक्ट में आएगा, उसका ड्यूरेशन बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेबल भी ज्यादा होता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका अदर पेशेंट इज ऑल्सो एट दिस। अब इसकी वजह से क्या होता है, इट इंक्रीजेज द डेंजर ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग मेजर सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट सच एज कीमोथेरेपी। फ्रिक्वेंटली इंडिविजुअल्स हु सर्वाइव मॉडर्न मेडिकल ऑपरेशन कम टू इनक्यूरेबल इन्फेक्शन। ठीक है भाई, मान लीजिए किसी का पहले से कीमोथेरेपी चल रहा है, ठीक है, और उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इन चीजों से बाहर निकलना। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन एग्री फूड सिस्टम। अब हमारे यहाँ हर जो भी खाना आता है, टमाटर आ रहे हैं, केले आ रहे हैं, दिखाते हैं ना उसमें कि उसने रात में केला डुबोया, 1 घंटे के अंदर सुबह तक केला पीला हो गया। ठीक है, इंजेक्शन लगा है और अंदर से जो तरबूज है वो बिल्कुल लाल हो गया। ठीक है, ये क्या है, हम उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब वो केमिकल हमारी बॉडी में जाएंगे तो वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, सॉरी बैकग्राउंड में फोन आ गया था। ठीक, वेरियस रिपोर्ट फाइंडिंग ऑन एएमआर। एएमआर के ऊपर जो अलग रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट क्या है, सबसे पहली आई है ओईसीडी की। एएमआर जो है वो लगभग 4.9 मिलियन डेथ 2019 में इसके द्वारा मतलब देखी गई थी कि एएमआर की वजह से 2019 में 4.95 मिलियन डेथ हुई हैं। ठीक, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन डेवलपमेंट ने बताया है कि जो रेजिस्टेंस बैकअप एंटीबायोटिक्स हैं वो स्काईरॉकेट मतलब वो आसमान छू जाएंगी। ऐसी ऐसी दवाइयां जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बैकअप दे सकती हैं, उनकी कीमतें आसमान छू रही होंगी। ठीक है, एक आईसीएमआर स्टडी आई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्टडी, इसने बताया जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये 5 से 10% हर साल बढ़ रहा है। INSAR स्टडी, इसने बताया जो इंडियन नेटवर्क फॉर द सर्विलेंस फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट है, जिसकी फुल फॉर्म, उसने बताया कि हम एक सिग्निफिकेंट रेट के साथ बढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखदाई हो सकता है। वो एंटीबायोटिक्स कौन सी हैं, जैसे सिप्रोफ्लैक्सिन, जेंटामाइसिन, कोट्राइमोक्सोजोल, इरेथ्रोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन। इरेथ्रोमाइसिन तो मुझे लगता है कि जब कोरोना हुआ था तो हर आदमी ने इरेथ्रोमाइसिन का बहुत ज्यादा मिसयूज किया है। ठीक है, अब डब्ल्यूएचओ फाइंडिंग क्या है, डब्ल्यूएचओ ने मतलब बहुत ज्यादा चिंता जताई है इस एएमआर के प्रति। उसने कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी इसके प्रति अवेयरनेस जगाना बहुत जरूरी है। सिप्रोफैक्सिन जो एक पॉपुलर एंटीबायोटिक है, इसको इसकी वजह से जो ट्रीट करता है यूनरी यूटीआईज, है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ये ट्रीट करता है। ये सब ज्यादातर परेशानी किसमें होती है, महिलाओं में होती है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, उसने बोला ई कोलाई जो हमारे पेट के अंदर होता है, इसने रेजिस्टेंट कर लिया किसको, सिप्रोफ्लैक्सिन को। ठीक है, 8.4 से 92.9% तक। ठीक है, जो क्लेबेसिला फिनोमिया रेजिस्टेंस रेंज 4.1 से 79.4 रेंज तक बढ़ गया है। ठीक है, ये वाला जो बैक्टीरिया होता है क्या करता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरिया होता है। अब इसने रेजिस्टेंस ले लिया तो मतलब डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन अ ग्लोबल
ट्यूबरक्लोसिस एपिडेमिक एज अ पेशेंट, लेस देन 60% चांस ऑफ रिकवरी। मेरे पड़ोस में एक भैया रहते थे, उनका वही था कि भाई मेडिकल स्टोर पे गए, दवाई खा ली। उनको जब हार्ट अटैक आया, डॉक्टर इतने ज़्यादा परेशान हुए थे, वो रिकवर ही नहीं हो पाए थे क्योंकि उनकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ले लिया था, बहुत सारी एंटीबायोटिक, बहुत सारी एलर्जिक दवाइयों के प्रति। ठीक है, तो आप लोग कभी भी मेडिकल स्टोर से खरीद कर दवाई नहीं खाइएगा। बाकायदा एमबीबीएस की पढ़ाई उनको कराई जाती है ताकि वो लोग अच्छे से ट्रीट कर सके, तो आप एक अच्छे डॉक्टर के पास ही जाइएगा। नेक्स्ट, फूड प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे अटेम्प्ट किए हैं ताकि कम्युनिटी को अवेयर कर सके, ठीक है, कि हम बेहतर खाना खाएं। अभी कोरोना का टाइम था, पूरा दुनिया में महामारी फैल रखी है, पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन भारतीय समाज ऐसा है कि परेशानी में भी खुशहाली ढूंढ लेता है, एक अच्छा चीज कही जा सकती है। लेकिन क्या हो रहा है, घरों में मोमोज बन रहे हैं, हर मतलब किचन का काम 4 गुना 10 गुना हो गया था। ऐसी मम्माज कंप्लेन कर रही थी, वाई? बिकॉज हम लोग खाने में नए नए प्रकार ढूंढ रहे थे, फ्राई करके खा रहे थे। तब एक कैंपेन भी चलाया गया कि भाई हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप घर पे हैं तो आप तेल भुना, क्योंकि आपके पास पैसे हैं तो आप तला भुना चिकना खाएं। ठीक। नेशनल हेल्थ पॉलिसी गाइडलाइन 2017 में ही ऑफर कर दी निकाली गई। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में बताया गया था जो एंटीबायोटिक्स है उनका लिमिटेड यूज किया जाए, नहीं तो आगे चल के इसके जो दुष्प्रभाव है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर स्क्रूटनी ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस टू एक्सेस एंटीबायोटिक यूजेस। ठीक है, और ये भी कहा गया कि जब तक डॉक्टर बकायदा लिख के ना दे, वो एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक जल्दी से ना दी जाए। एवरीथिंग इन द पॉलिसीज नाउ नीड स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने पॉलिसी तो बना ली है, पॉलिसी में हम लोग के पास कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना नहीं, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन उसका सही से होना बहुत जरूरी है। द मस्कट मैनिफेस्टो, थर्ड ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अभी मस्कट में जो आपकी 2022 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, लास्ट ईयर जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका मुद्दा ही एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस था। ठीक है, मैनिफेस्टो क्या इस घोषणा पत्र में हुआ था? मस्कट मैनिफेस्टो एक्नॉलेज द नीड टू एक्सपेडाइट पॉलिटिकल कमिटमेंट्स। ठीक है, भाई सरकार का इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। जब तक बड़े पैमाने पे सरकार इन्वॉल्व होकर लोगों को अवेयरनेस कैंपेन नहीं करेगी, तब तक लोग इस चीज की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं। इट ऑल्सो एक्नॉलेज द नीड टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ AMR नॉट जस्ट एज अ ह्यूमन बट ऑल्सो एज एनिमल एज वेल एज द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें हर तरफ इसके दुष्प्रभावों को समझना होगा और इसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे। द कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन 3 हेल्थ टारगेट। इनके 3 हेल्थ टारगेट थे। टोटल अमाउंट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल यूज जो एग्री फूड में किया जाता है, वो 30 से 50% तक करना है 2030 तक। मतलब अभी तक अगर मान लीजिए 100 टमाटर में लगाया जाता है, तो अब सिर्फ 30 में हो, बहुत ज्यादा जरूरत है तो 50। ठीक। एलिमिनेट करना है हमको किसको? एंटीमाइक्रोबियल के यूज को मेडिकली, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनिमल्स के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए। हमें इंश्योर करना है 2030 तक 60% जो एंटीबायोटिक कंजम्पशन है वो रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, मतलब लोग जो एंटीबायोटिक जाते हैं दुकानों पे, रॉक्सिट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो ऐसे ना मिले। आप बकायदा डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन से जाएं तभी आपको मिले। अब इसके आगे के सुझाव क्या हो सकते हैं? अभी करंट में G20 president and a nation vulnerable to the hidden pandemic, India is involved in ensuring the AMS stays a top priority on a global public health agenda in essential. अभी जो G20 के अध्यक्ष समिट हुई थी, उसमें ये टॉप पे रखा गया कि पब्लिक हेल्थ को हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है, इसके प्रति हम लोगों को जागरूकता दिखानी है। G20 health meeting throughout the 2023 provide India with the opportunity to ensure that all aspects of AMR are covered and countries commit to make progress. G20 इस बार भारत में हुई है, तो ये हुआ था कि हम लोगों को पूरे साल मिला है इसके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता बनाने की, और इसको इस तरीके से इंश्योर करने की कि हम AMR को पूरी तरीके से सस्पेंड करने के प्रयास करेंगे। अदर एरिया ऑफ एक्शन क्या है? फिनोटिक्स and genotypic surveillance of priority pathogen and data sharing especially via WHO glass platform। भैया जो भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेटा, अगर आप यहाँ किसी पर्टिकुलर वायरस पे, बैक्टीरिया पे अगर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आप उसका डेटा जरूर शेयर करें। रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेजर्स टू एंड द यूज ऑफ वाइटल एंटीबायोटिक्स फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल। भाई जो एंटीबायोटिक हैं वो जो बहुत जरूरी है, उनको आप ऐसे दीजिए मत ताकि उनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप ना हो सके। एंटीबायोटिक के यूज को डिमोशन करना है कि आप एंटीबायोटिक जल्दी से ना लीजिए। इंक्रीज करना है गवर्नमेंट की फंडिंग को, रिसर्च को, डेवलपमेंट को न्यू एंटीबायोटिक्स के लिए। इन्वेस्टिगेट करना है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एम्फोसाइज ऑन
फाइटिंग ट्यूबरक्लोसिस एंड ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ठीक है। और हम लोगों को ज्यादातर ध्यान देना है ट्यूबरक्लोसिस पे और ऐसी ट्यूबरक्लोसिस पे जिसने किसी दवाई के प्रति रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ा ली है। अब डेली मेंस क्वेश्चन, the escalating misuse and overuse of antibiotic in human and animal threatens the global response to public health issue. Analyze and emphasize India's effort on both domestic and international venues to combat AMR. भाई हम लोग एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं हम और एनिमल, तो इसके बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हैं। इसका आप व्याख्या कीजिए तथा भारत के उसके प्रति क्या एफर्ट्स हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मतलब उसके उसके ऊपर आप चर्चा कीजिए। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने डेली आंसर राइटिंग क्वेश्चन को जरूर जरूर लिख के दिया करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।